तो हेलो 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 दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू चैनल लर्न विथ विहान। तो आज मैं आपका होस्ट और दोस्त। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 8 का साउंड चैप्टर, जो हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चैप्टर है। चलो हम इसे हंसते हंसते ख़त्म कर देते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम लोग कौन सी टॉपिक कवर करने वाले हैं? तो हम लोग पहले टॉपिक कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू साउंड। अब पहले समझेंगे कि साउंड होता क्या है, जिसके ऊपर ये एनसीईआरटी वालों ने पूरा चैप्टर ही दे मारा हमें। साउंड होता क्या है, साउंड के बारे में क्या क्या है, साउंड की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और बहुत कुछ। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे ह्यूमन ईयर। ये साउंड जो है ये हमारे कान में जाती है, हमें सुनाई देती है, लेकिन कान के अंदर भी तो कुछ कुछ पार्ट होंगे जो काम कर रहे होंगे, तो हम उसके बारे में भी आज पढ़ेंगे। तो ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड, कुछ साउंड हमें सुनाई देती है और कुछ नहीं सुनाई देती है, वो वाला भी एक टॉपिक पढ़ लेंगे। और फिर नॉइज़ और म्यूज़िक के बीच का डिफ्रेंशिएट, मतलब नॉइज़ और म्यूज़िक, वही शोर शराबा और म्यूज़िक गाना, उसके बीच का डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है साउंड। Sound is a form of energy produced by vibrating object that travels as waves through a medium, air, water, solids, to our ears, causing the sensation of hearing. It's essential the rapid to and fro motion of particle in a medium। मतलब साउंड एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होता है ना, उसके अंदर से जो वाइब्रेटिंग वेव्स निकलते हैं, उसके अंदर से जो आवाज़ आती है, जो वाइब्रेशन से जो आवाज़ आती है, टू और फो की आवाज़ होती है ना, उसको ही हम लोग साउंड बोलते हैं। जैसे हम लोग गिटार बजाते हैं तो उसकी जो स्ट्रिंग्स होती है वो थोड़ी देर तक वाइब्रेट करते रहते हैं और हमें प्लीजेंट साउंड सुनाई देते रहती है। वो वाइब्रेशन को इधर टू और फो मोशन बोला गया है, जिसको हम ऑस्किलेटरी मोशन भी बोल सकते हैं, और जो मीडियम के थ्रू ट्रैवल करता है जिसे हम साउंड बोलते हैं। की एस्पेक्ट इंक्लूड वाइब्रेशन क्रिएटिंग साउंड लाइक प्लकिंग स्ट्रिंग्स और वोकल कॉर्ड्स। जैसे हमारे गले में वोकल कॉर्ड्स भी तो है, उनकी वजह से भी सुनाई देता है। अगर मीडियम नहीं रहेगा तो वैक्यूम बन जाएगा, तो साउंड आएगी ही नहीं। फिर परसेप्शन क्या है, फिर प्लीजेंट एज प्लीजेंट म्यूजिक आएगा, और फिर अनप्लीजेंट में तो नॉइज आ जाएगा, हमारा शोर शराबा ही आएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे वाइब्रेशन के बारे में। Vibration is defined as the rapid to and fro or back and forth motion of an object or particle around a central equilibrium position। वाइब्रेशन वही जो हमने अभी आगे टॉपिक में कवर किया, जो टू और फोर पोजीशन होती है, मूवमेंट होती है, ऑस्किलेटरी मोशन जिसे बोलते हैं, उसे वाइब्रेशन बोला जाता है। और वही वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। It forms of vibration oscillatory motion, often producing sound when object moves quickly। Vibration is necessary for producing sound। मतलब वाइब्रेशन तो जरूरी ही है, वो मेन चीज़ है साउंड प्रोड्यूस करने का। वो हमने अभी एग्जांपल दिया था, प्लकिंग स्ट्रिंग्स, फिर वो फ्लूट की होती है, एयर कॉलम्स, सबके अंदर एयर के वाइब्रेशंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स हिलते हैं और फिर हमें आवाज़ सुनाई देती है। हाउ ह्यूमन मेक साउंड। क्या हमारे ह्यूमन के अंदर भी कोई ऐसे वो डिवाइस विवाइस लगा रहता है कि ऐसे हम लोग को ये चीज़ बोलना है, रात को सोते सोते रिकॉर्ड करके सो, फिर कल के पूरे दिन में ये सब बोलना है? तो ऐसा नहीं होता है। हमारे ह्यूमन के अंदर एक वॉइस बॉक्स होता है जिसको हम लैरेंस बोलते हैं, जो हमारे लंग्स की वजह से वर्क करता है। The larynx of a voice box is a hollow tube-shaped organ located in the neck that performs three essential functions: airway protection, breathing, and a sound production। मतलब जो larynx होता है वो एक खोखला हड्डी का वो होता है, जिसके अंदर से हमारा जो लंग्स होता है वो एयर का प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन होता है और हमें सुनाई देता है। ये जो लैरेंस के जो होते हैं वो तीन मेजर काम होते हैं। पहला काम होता है कि वो जो एयर की जो पाइप होती है ना, एयर ट्यूब,
उसको प्रोटेक्ट करता है, जो उसके अंदर ही होती है वैसे तो उसको प्रोटेक्ट करता है। फिर ब्रीथिंग के अंदर भी वो मतलब हमें हेल्प करता है। और फिर उसके बाद हम जो बोल रहे थे, जिसकी बात कर रहे थे, साउंड प्रोड्यूस करने में भी हमारी मदद करता है। इट वर्किंग रिलाइज ऑन a complex interplay of cartilage, muscles, ligaments and a flap called the epiglottis। तो मतलब वही बोला है कि ये तो अपने कार्टिलेज, मसल्स, लिगमेंट्स और फ्लैप्स के वजह से काम करते हैं। जैसे कि हम लोग अपने पापा की आवाज़ में बात करना चाहते हैं, हेलो क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमने बोला, तो हमारी मसल्स जो है हमारे एक जगह से लेके दूसरी जगह पे आके रुकी, जिसकी वजह से हमारी वॉइस के ऊपर फर्क पड़ा। और जो हमारी जो ये वॉइस होती है, मतलब हम लोग अलग अलग वॉइस में जो बात करते हैं, वो इनडिफाइंड मसल प्लेस होता है। और जो हमारी नॉर्मल वॉइस होती है वो एक डिफाइंड मसल प्लेस होती है। तो ये देख लीजिए, ये है हमारा लेरिक्स का डायग्राम, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पेज को आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो पक्का ही है एनसीईआरटी के बुक में क्वेश्चन आना। फिर उसके बाद देखेंगे साउंड नीड मीडियम टू ट्रैवल है। साउंड को भी मीडियम चाहिए रहता है ट्रैवल करने। अरे यार, सबको मीडियम चाहिए रहता। अब इसका भी 6-7 टॉपिक आ गया। चलो तो पढ़ ही लेते हैं। वाइब्रेशन सोर्स। Vibrating source are objects or phenomena that undergo rapid back and forth movement generating mechanical waves, sound or extra structural stress। मतलब वही जो हमने आगे पढ़ा था वाइब्रेशन का ही वही डेफिनेशन है जो वाइब्रेटिंग सोर्स के अंदर हमने लगा दिया है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मीडियम फॉर ट्रांसमिशन। तो इसके अंदर तो बहुत सारे मीडियम होते हैं, पर हमें 3 टाइप के बताए गए हैं। साउंड ट्रैवल्स एज ए मैकेनिकल वेव थ्रू फिजिकल मीडिया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 के अंदर से ये 3 एक मीडियम होता है जिसके अंदर से साउंड ट्रैवल कर सकती है, जो वाइब्रेशन अकर करती है और फिर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मतलब साउंड। Transmission in different media. Sound travels fastest through solid, slower in liquid, and slowest in gas, as it requires a material medium to propagate। मतलब साउंड जो होती है वो सबसे तेज जो ट्रैवल करती है ना, वो सॉलिड में ट्रैवल करती है। और फिर जो मीडियम ट्रैवल करती है वो लिक्विड में। और जो सबसे लोएस्ट ट्रैवल पॉइंट होता है ना उसका, वो गैस में आता है, क्योंकि उसे मटेरियल मीडियम चाहिए रहता है, मॉलिक्यूल्स चाहिए रहते हैं जिससे वो प्रोपोगेट कर सके। अगर मीडियम ही नहीं रहेगा तो क्या साउंड प्रोड्यूस होगा? नहीं। अगर मीडियम ही नहीं रहेगा तो उस जगह पे वैक्यूम बन जाएगा, और वैक्यूम के अंदर कभी साउंड प्रोड्यूस होगा ही नहीं। जैसे हमारे स्पेस में देख लो ना, एस्ट्रोनॉट का अगर वो सूट वूट निकल गया ना, तो एस्ट्रोनॉट बोल नहीं पाएंगे और फिर उधर ही टाटा बाय बाय हो जाएगा उनका। Sound cannot travel or propagate in the absence of a medium such as in a vacuum। जैसे कि मैंने बोला वैक्यूम के अंदर तो साउंड प्रोड्यूस होगा ही नहीं, क्योंकि उसको मॉलिक्यूल्स चाहिए रहते हैं वो वाइब्रेट करने के लिए, और वाइब्रेट होगा तभी हमारा साउंड प्रोड्यूस होगा। तो अगर वैक्यूम के अंदर तो मॉलिक्यूल्स होते ही नहीं है, तो वो साउंड प्रोड्यूस कैसे होगा? इसीलिए हमें एक मीडियम चाहिए रहता है साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए। अब हम लोग हमारे पूरे चैप्टर के एक सबसे मेन टॉपिक पे आ रहे हैं, जो है ह्यूमन ईयर। तो ह्यूमन ईयर का डेफिनेशन पढ़ना है कि डायरेक्ट हिंदी में समझा दूँ? चलो पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, नहीं तो बोलोगे कि फिर डेफिनेशन तो पढ़ाया नहीं, पूरा एक्सप्लेनेशन लिख के आगे डेफिनेशन तो लिखा ही नहीं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे उसका डेफिनेशन। द ह्यूमन ईयर्स वर्क बाय कलेक्ट साउंड वेव्स विद द आउटर ईयर्स व्हिच वाइब्रेट्स द ईयरड्रम, एम्प्लीफाई दिस वाइब्रेशन थ्रू 3 टाइनी मिडल ईयर बोन्स और स्किल्स to the fluid-filled inner ear's cochlea, where hair cells convert them into electrical signals,
which the auditory nerve sends to the brain for interpretation as sound. This process from mechanical vibration to electric signals allow us to pre-receive sounds with the inner ears, also managing balance. तो ये डेफिनेशन बस डेफिनेशन के लिए मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। जो हमारा आउटर पार्ट होता है ईयर का, जिसको हम पिना बोलते हैं, पिना, ये नाम सबसे ज़्यादा याद रखना, क्योंकि आउटर पार्ट से तुम ईयर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करोगे और आउटर पार्ट ही नहीं याद आया तो अंदर का क्या करोगे। तो सबसे पहले पिना आता है। पिना हमारा एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो वॉइस जो होती है उसको अट्रैक्ट करता है, या तो मतलब साउंड की वेव्स होती है उसको अंदर खींच लेता है। फिर वो साउंड की वेव्स एक ऑडिटरी कैनल के थ्रू हमारे एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरफ जाता है, जो है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम जो होता है वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन है जो वाइब्रेशन को बढ़ा देता है और वो वाइब्रेशन को हमारे कोक्लिया तक पहुंचाने में मदद करता है। फिर वो वाइब्रेशन हमारे बॉडी के थ्री सबसे छोटे मसल्स तो नहीं बोलेंगे उसे, बोन्स से होते हुए हमारे कोक्लिया तक पहुंचता है। और वो 3 सबसे छोटे मसल्स का नाम है मैलस, इनकस और स्ट्रेप्स। और जो स्ट्रेप्स होता है वो हमारे कोक्लिया में कनेक्टेड रहता है। फिर वो जो वाइब्रेशन होती है वो कोक्लिया में जाती है, और जब कोक्लिया में जाती है तो कोक्लिया के अंदर जो छोटे छोटे हेयर्स की बात करी थी ना, हेयर सेल्स, वो हमारे जो ये मैकेनिकल वाइब्रेशन है ना उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देता है, और फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाता है, फिर हम लोग सबको सुन पाते हैं। और ये जो काम होता है ना, ये नंबर ऑफ सेकेंड्स में भी नहीं होता, नंबर ऑफ माइक्रो सेकेंड्स में इतना तेज इतना सारा प्रोसेस हो जाता है और हमें तुरंत की तुरंत वही बात सुनाई देती है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये रही हमारी कुछ हमारे ईयर्स के पार्ट्स। तो चलो इसको पढ़ लेते हैं। पिना जो मैंने आपको बोला था फनल टाइप जो होता है, जो वेव्स को कैच करता है। फिर ईयर कैनल जो होता है जो हमारा वो ईयर के उसकी तरह काम करता है, जो कैनल की तरह काम करता है, जो हमारे पिना और ईयर ड्रम को मतलब वो पिना और ईयर ड्रम को वो कनेक्ट करता है। ठीक है, फिर ईयर ड्रम आ गया। ईयर ड्रम स्ट्रेच मेम्ब्रेन बोल दो या थिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोल दो, दोनों सेम ही है। वो वाइब्रेशन को हिट कर करके उससे और तेज करता है, और फिर उसके बाद हमारा जो वाइब्रेशन होता है वो ऑस्किल्स के पास जाता है, जो है मैलस, इनकस और स्टेप्स। These are 3 smallest bone amplifies the eardrum vibration and pass them through the inner ear. इनर ईयर में हमारा कोक्लिया जी बैठे हैं, स्नेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो काम करते हैं हमारे वो क्या बोलते हैं मैकेनिकल वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके वो हमारे ब्रेन को दे देते हैं, और फिर ब्रेन भाई साहब हमें समझा के बता देते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं, कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग जाएंगे आगे। अब ये क्या आ गया भाई, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ये है क्या? इतना सब कुछ तो हमने पढ़ा ही नहीं था कभी। इतना सब कुछ पढ़ लेंगे तो हम लोग टॉप कर सकते हैं। तो चलो इसको एक बार पढ़ ही लेते हैं, टॉप कर ही लेते हैं इस बार, सबको बता देते हैं। हम बैक बेंचर की भी कुछ ताकत होती है। तो चलो पढ़ लेते हैं। वाइब्रेशन एंड मोशन, तो ये तो वाइब्रेशन ही आ गया। वो हमारे वाइब्रेशन का वो कौन सा था, कहाँ गया वाइब्रेशन हमारा, वाइब्रेशन, ये पूरा वाइब्रेशन का वही एग्जाम्पल सब कुछ वही है, वो हमें हमारे उसके अंदर दे दिया है, वाइब्रेशन एंड मोशन के अंदर। ये देखिए सेम टू सेम वही, पर शॉर्टर फॉर्म में दे दिया है हमें इधर। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ऑस्किलेशन और साइकिल और साउंड वेव्स कंप्लीट इन 1 सेकेंड। मतलब ये वही जो फ्रीक्वेंसी, जो वाइब्रेशन होते हैं वो 1 सेकेंड के अंदर कितने वाइब्रेशन होंगे,
वो नंबर को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो हर्ट्स में काउंट होती है। फिर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, अरे ये दोनों भाई बहन लग रहे हैं। बड़ा भाई छोटी बहन फ्रीक्वेंसी आ गई, और बड़ा भाई एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस vibration object moves from its resting position is called amplitude। मतलब जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वाइब्रेशन का, उसे एम्पलीट्यूड बोल देते हैं। मतलब फ्रीक्वेंसी का बड़ा भाई। फ्रीक्वेंसी मतलब डिफरेंस बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। अरे भाई बहन है, दोनों का खून वून सेम ही होगा, तो क्या डिफरेंस होगा? एम्पलीट्यूड इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन। ये तो हमने अभी ऊपर पढ़ा। डिटरमाइन साउंड लाउडनेस। अच्छा, अब समझ आया। एम्पलीट्यूड साउंड के लाउडनेस को कंट्रोल करता है और मेजर्ड इन मीटर्स होता है। और फ्रीक्वेंसी का वो हम लोग डेफिनेशन पढ़ लिया। फिर डिटरमाइन पिच। अब समझ आया लड़कियों की आवाज़ इतनी चुभती क्यों है। उनकी आवाज़ में जो पिच हाई होता है, वो पिच की वजह से, ये फ्रीक्वेंसी की वजह से वो पिच बढ़ता है। पिच की वजह से हमारा दिमाग ख़राब होता है। वो पिच की वजह से ये फ्रीक्वेंसी पिच को डिटरमाइन करती है। और फिर उसके बाद वो मेजर्ड होती है हर्ट्ज के अंदर। तो इसको याद कर लो। एम्पलीट्यूड डिटरमाइन लाउडनेस, एम्पलीट्यूड मेजर्ड इन मीटर, एम्पलीट्यूड डिटरमाइन लाउडनेस, एम्पलीट्यूड मेजर्ड इन मीटर्स, फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन पिच, frequency measured in hertz, frequency determined pitch, frequency determined measured in hertz। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस इन साउंड। हमने बोला था ना कि अभी साउंड की भी डिफरेंशिएट आएगी, तो वो यही है, ऑडिबल, इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक। ऑडिबल साउंड तो वही होती है जो मतलब हमें सादी तरह से सुनाई दे सकती है। अब उसके ये देख लो, ये सबसे मेन चीज़, हर्ट्स की रेंज कितनी होती है तीनों में। ऑडिबल साउंड में हर्ट्स की रेंज होती है 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। मतलब 20 हर्ट्स से लेके 20,000 हर्ट्स के बीच में हमें इजीली सुनाई दे सकता है, हमारा ईयर उसे डिटेक्ट कर सकता है। और फिर उसके एग्जाम्पल में देख लेंगे हमारी ह्यूमन की वॉइस, म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट। फिर हम लोग आ जाएंगे इंफ्रासोनिक पे। फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्स which are typically too low for human to hear but generated by earthquake, volcano और machinery। तो इंफ्रासोनिक जो होता है ना, वो मतलब इतना हद से कम होता है कि हमें सुनाई नहीं देता। वो 20 हर्ट्ज से नीचे होता है, मतलब बहुत कम होता है। जो हमें अर्थक्वेक आता है ना, जो हमें कभी सुनाई तो नहीं देता, लेकिन उसकी भी आवाज़ होती है, जो इंफ्रासोनिक साउंड के अंदर डिटरमाइन होती है। वॉल्केनो की आवाज़ इंफ्रासोनिक साउंड में डिटरमाइन होती है, और कुछ कुछ मशीन की आवाज़। फिर अल्ट्रासोनिक साउंड, ये तो भाई साहब ये सबके कान फाड़ सकते हैं, ऐसी है आवाज़। फ्रीक्वेंसी अबो 20,000 हर्ट्ज, मतलब 20,000 हर्ट्ज से भी ऊपर वाले, उन्हें हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। दीज आर यूज इन मैकेनिकल। अच्छा, सोनोग्राफी में यही यूज़ होता है, तभी हमारी बॉडी पूरी स्कैन हो जाती है। और फिर कुछ एनिमल्स भी इसे नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि बैट और डॉल्फिन। बाप रे बाप, बैट के पास तो जाना ही नहीं है भाई। अभी कोरोना वायरस लाया था कुछ दिन पहले, और फिर अब आ गया है ये अपना अल्ट्रासोनिक साउंड लेके, कान वान फाड़ देगा, कुछ पता नहीं है इसका। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड तो वही हमने देखा कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में आता है, जो हमें हमारे ईयर डिटेक्ट कर सकते हैं, वही। फिर उसके एग्जांपल में हम लोग ने ह्यूमन के कन्वर्सेशन ले लिए, म्यूज़िक और इंस्ट्रूमेंट ले लिए। फिर कॉमन एनवायरमेंटल साउंड में देख लिया तो हमने डोर बेल देख ली, और फिर ये ट्री की आवाज़ आती है, ट्री की, विंड की आवाज़, वो सब हम लोग ने कॉमन एनवायरमेंटल साउंड ले लिया। फिर अब इनऑडिबल साउंड में आते हैं। अच्छा, यदि इनऑडिबल साउंड वही है, बस नाम बदल के दे दिया है। वो अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक ही तो है ये।
frequency range, this include frequency below 20 hertz and above 20,000 hertz. तो ये तो वही है, बिलो 20 हर्ट्ज मतलब इंफ्रासोनिक और अबव 20,000 मतलब अल्ट्रासोनिक। ये दोनों में से हमें कुछ नहीं सुनाई देता। तो ये आ गया हमारे इनऑडिबल साउंड्स के अंदर। नॉइज एंड म्यूजिक। अब नॉइज और म्यूजिक के बीच में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? नॉइज इज अ प्लीजेंट, और फिर वो क्या बोलते हैं, एक पीरियोडिक वाइब्रेशन करती है और रेगुलर मोशन में चलती है और आर्टिस्टिक इवेंट टू एवोकेट इमोशन करती है। मतलब म्यूजिक जो होता है वो हमें मतलब एकदम रिलैक्सिंग लगता है। उसके अंदर रेगुलर वॉइस यूज़ करी होती है, उसके अंदर रिपीटेशन, रेस्ट, सब कुछ यूज़ करा होता है जो हमारे इमोशन को जगाता है और वो हमारे ह्यूमन के बॉडी से बॉडी तक के मैसेज को कन्वे करता है। उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जो उसका रिपीटिंग वेव फॉर्म हो गया, स्पेसिफिक पाथ हो, पिच हो गया, फिर टिम्बर हो गया और बाकी कुछ। फिर परसेप्शन क्या है इसका? तो ये प्लीजेंट करता है, जैसे कि मैंने बताया, शूटिंग इफेक्ट करता है, लिसनर को कल्चरल कॉन्वेंशिएट करता है, मेलोडी, हारमोनी और रिदम के अंदर चलता है। और एग्जाम्पल में ले लेंगे गिटार, पियानो, फ्लूट, सिंगिंग और ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा में भी तो यही सब होता है। वो ऑर्केस्ट्रा के अंदर गाना गाते रहते, उसी के अंदर म्यूजिक चलते रहता है। तो ऑर्केस्ट्रा को भी हमने अंदर ले लिया। अब हम लोग आते हैं नॉइस के अंदर। डिफरेंस जो होता है ना इन दोनों के बीच में, वो एक ही चीज का होता है कि उसकी जो वाइब्रेशन होती है वो मतलब एकदम करेक्ट होती है, एकदम रेगुलर फॉर्म में होती है। लेकिन इसकी जो होती है, लेकिन इसकी जो लेंथ होती है और वो होता है, वो इनरेगुलर होती है। वो हमें पता नहीं चलती है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो हमारे कभी एकदम हाई चली जाएगी और कभी एकदम लो चली जाएगी, तो मज़ा नहीं आता। फिर ये हमारी डिस्कम्फर्ट करने लगती है और फिर हमें इरिटेशन लगने लगता है। उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे तो नॉइज इज प्रोड्यूस्ड बाय इरेग्युलर, फिर नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन जैसा कि मैंने बताया। फिर परसेप्शन देख लेंगे तो डिस्टर्ब कंसंट्रेशन, जो आज के टाइम में सब कर रहे हैं, वो कंसंट्रेशन कभी होता ही नहीं उनके पढ़ाई के अंदर। फिर क्या बोलते हैं, हेल्थ के इश्यूज बहुत हो जाते हैं, स्ट्रेस बढ़ जाता है और फिर हमारे हियरिंग लॉस तक के भी प्रॉब्लम आ सकते हैं ये नॉइज़ की वजह से। नॉइज़ के एग्जांपल देख लेंगे, ट्रैफिक साउंड्स, कंस्ट्रक्शन वर्क, कार हॉर्न, एक्सप्लोजन और क्लासरूम फुल ऑफ पीपल टॉकिंग सिमुलेशन। तो मतलब आपकी जो क्लासरूम है ना, जिसके अंदर तुम लोग बतियाते रहते हो पूरे दिन, जो इतनी ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करती है ना कि अगर कोई बाहर वाला इंसान सुन लेगा ना वो आवाज़, तो उसको पक्का हियरिंग लॉस हो ही जाएगा। क्योंकि तुम लोग इतना बातें ही करते हो, पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगाते। हार्म ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन के बहुत ज़्यादा हार्म होते हैं बच्चों, इसको हल्के में मत लेना कि एयर पोल्यूशन की तरह ये हार्म नहीं करता एयर पोल्यूशन जितना। ये एयर पोल्यूशन से ज़्यादा हार्म करता है। तो ये हमारे ह्यूमन हेल्थ पे बहुत सारी प्रॉब्लम लाते हैं, जैसे हियरिंग लॉस कर देता है, फिर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम कर देता है, जैसे स्ट्रेस बढ़ा देता है, हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ा देता है, फिर हार्ट डिसीज़ या तो हार्ट अटैक के चांसेस हाई रिस्क कर देता है। फिर सोने नहीं देता है, ये स्लीप डिस्टरबेंस करता है। ये नॉइज़ की वजह से हम लोग सो नहीं पाते और कुछ नहीं कर पाते। फिर मेंटल और साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट देता है। कुछ लोग को स्ट्रेस आ जाता है, कुछ लोग को इरिटेबिलिटी हो जाती है, फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है कुछ लोग, फिर लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क हो जाता है उनके लिए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए। फिर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के अंदर हम लोग देखेंगे कि मतलब वो उनका कंसंट्रेशन लॉस होगा, मेमोरी लॉस होगी, लर्निंग एबिलिटी लॉस होगी। आपको पता है बच्चों,
आज के ज़माने के बच्चों की मेमोरी और पुराने ज़माने के लोगों की मेमोरी ना इतना ज़्यादा अंतर आ गया कि अब पता चल रहा है कि नॉइज़ पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट ये भी है कि वो मेमोरी के ऊपर भी असर करता है, क्योंकि पहले के ज़माने में नॉइज़ पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं होता था, जिसकी वजह से हमारे जो पूर्वज हैं उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन जो अभी के बच्चे आ रहे हैं उनकी मेमोरी बहुत कम होती है कि आज पढ़ा है कल पढ़ा है तो आज याद ही नहीं है कि क्या पढ़ा है, फिर वीडियो लेक्चर पे देखने बैठते हैं हमारे जैसे लोगों का। फिर उसके बाद ये सब होता है, जैसे बिजी ट्रैफिक, फिर हमारे नॉइज़ लेवल की वजह से कंसंट्रेशन चला जाता है, तो हम लोग को डिफ़िकल्टी होती है रीडिंग और स्पीच डेवलपमेंट करने के लिए। फिर मेजर्स टू लिमिट नॉइज़ पॉल्यूशन। अब नॉइज़ पॉल्यूशन कम करने के लिए भी अब मेजर्स क्या करेंगे, सोचना पड़े, बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है अब ये भी सब कुछ भी। नॉइज़ पॉल्यूशन को कम करने के लिए मेरे तो 3 ही तरीके हैं भाई। मुझे जो आता है मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो क्वाइटर इक्विपमेंट यूज़ करो, जो मशीन जो थोड़ी सी शांत हो ना उसे यूज़ करो। जो एकदम हार्श वॉइस का प्रोड्यूस करती हो, ये करती हो, वो करती हो, उसको यूज़ ही मत करो, जिसकी वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन हो, स्ट्रेस बढ़े, ये हो, सर दर्द हो, हाइपरटेंशन हो, उसको यूज़ ही मत करो। ल्यूब्रिकेशन का काम यूज़ करो जिससे ऑप्टिमल नॉइज़ जो होगी ना वो रिड्यूस हो जाएगी। और हमारे घर पे जैसे होता है ना, ये यूट्यूब चलाते हैं, ये सब ना नॉइज़ पॉल्यूशन ही कॉन्सेंट्रेट नॉइज़ पॉल्यूशन करता है, जो हमारे कंसंट्रेशन को कम कर देता है। और फिर व्हीकल रेगुलेशन में हम लोग देखेंगे कि व्हीकल में भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आवाज़ कम और ट्रैफिक की वजह से ही सबसे ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। अगर ये बंद हो गया तो हमारी 50% नॉइज़ पॉल्यूशन बंद हो जाएगी। मतलब व्हीकल रेगुलेशन में हम लोग को मतलब कम से कम हॉर्न यूज़ करना चाहिए, मतलब हॉर्न यूज़ करना मतलब स्ट्रिक्ट करना चाहिए। मतलब अगर कोई बेफालतू में हॉर्न बजे तो उनके ऊपर मतलब कुछ टैक्स वैक्स लगना चाहिए, कुछ मतलब उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जिनकी वजह से ये नॉइज़ पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना, उनको कुछ ना कुछ तो मतलब वो मिलना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए इन लोग को। और फिर ऑपरेशनल कंट्रोल में देखेंगे तो हम लोग का लाउड स्पीकर हो गया, फिर हमारे एम्पलीफायर्स हो गए, उन सब चीज़ों को ना रात के 10 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक ये हमारे इंडिया के अंदर बंद कर दो, जिसकी वजह से ना रात के 6 बजे से लेके मतलब रात के 10 बजे से लेके 6 बजे तक की लोगों की नींद तो पूरी होने दो। लोगों की नींद भी पूरी नहीं होने दोगे, सुबह सुबह भी नॉइज़ पॉल्यूशन, कितना नॉइज़ पॉल्यूशन करोगे, जिसकी वजह से तुम लोग फिर हमारे यहाँ तांडव मचाओगे, हाइपरटेंशन बनाओगे। फिर सबसे बड़ी इशू आती है ना नॉइज़ पॉल्यूशन की, वो है हियरिंग इम्पेयरमेंट। Noise pollution primarily caused hearing impairment by damaging the delicate sensory hair cells located within the cochlea of the inner ears, leading to a condition known as induced hearing loss (NIHL), a type of sensory neural hearing loss. Unlike bird and amphibian, human cannot regenerate these hair cells, meaning the damage is usually permanent and irreversible. ये जो नॉइज़ होती है ना, जिसकी वजह से मतलब कुछ लोग बहरे वहरे हो जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा ये जो नॉइज़ होती है वो पहले हमारे ईयर में एंटर करते हैं और फिर कभी कभी एकदम तेज़ हो जाती है ना, वो जो अल्ट्रासोनिक साउंड हमारे ईयर में जाती है, वो हमारे कोक्लिया के जो सेंसरी हेयर्स होते हैं ना, जो हमने बात करी थी, जो कोक्लिया के अंदर हेयर्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे वो वाइब्रेशन होता है, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बन जाते हैं, वो हेयर्स को वो फिर अटैक करती है, डैमेज करती है। वो हेयर डैमेज हो जाते हैं और वो हम लोग ह्यूमन एक ऐसी स्पीशीज़ है, ह्यूमन, बर्ड्स और एम्फेबियंस एक ऐसी स्पीशीज़ है जो वो हेयर्स को रीजनरेट नहीं कर पाती।
मतलब अगर वो हेयर डैमेज हुए तो या तो वो परमानेंट के लिए बहरे हो जाएंगे, या तो वो कभी उनका या तो आधा बहरे होंगे, एक कान से बहरे होंगे, एक कान से सुनाई देगा, या तो फिर एकदम पूरे बहरे हो जाएंगे और फिर वो इरिवर्सेबल है, वो कभी जिंदगी में वापस नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ डैमेज। मैकेनिकल स्ट्रेस जो होती है ना, वो सबसे बड़ी स्ट्रेस आती है हमारे नॉइस पॉल्यूशन के अंदर। से लाउड स्पीकर के साउंड हो गए, फिर एम्पलीफायर्स के साउंड हो गए, ये सब के साउंड है ना, वो हमारे कॉर्टिस को डायरेक्ट वो हार्म करते हैं, और वो जो हेयर होते हैं ना, वो इसकी वजह से भी वो हार्म होते हैं, डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट की इशू हो जाएगी। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। तो हम लोग अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो रुको, तो हम लोग एक क्वेश्चन आपको देते हैं जो आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। अगर आपने ये पूरा चैप्टर देखा है या तो सुना है तो आपको ये आंसर आएगा ही आएगा। विच एनिमल यूज अल्ट्रासोनिक साउंड टू कम्युनिकेट? A bat, B elephant, C frog एंड D cat। अगर आपको इसका आंसर देना है तो कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिएगा, और अगर आपका आंसर सही रहेगा तो आपको अगले वीडियो लेक्चर में बिग शाउट आउट मिलेगा। तो थैंक यू।